गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। उम्मीद है जो क्लासेस आप मेरी देखते होंगे, वो जो शिकायत आपको स्कूल में रही होगी 9th और 10th का बेस कोई बना नहीं पाया, वो बेस आपका बनने लगा हो। मैथमेटिक्स इतना मुश्किल है नहीं जितना हमने समझ रखा है। अगर थोड़ा थोड़ा करके भी हम इम्प्रूव करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट पैदा होता है और फिर इसे ज़्यादा पढ़ने का मन भी करता है। एक स्टेज आती है जब चीज़ें समझ आती है कि हम पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो गए, मैथ्स 3 घंटे हो गए, जबकि पहले क्या होता था 20 मिनट में ही नींद आ जाती थी। कैसे हुआ नहीं? तो अब जब इंटरेस्ट बन रहा है तो किस इंटरेस्ट की बात करें तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर नंबर सिस्टम में। मैंने आपको पीछे बहुत सारी बातें बताई हैं, अगर आप वीडियोस देख ली होंगी, अब आ गई होंगी अपलोड होकर, तो उसमें जितनी आपको वीडियो दिखाई दी हैं उसमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने की प्रॉब्लम्स थी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी था, या प्राइम फैक्टराइजेशन था, या प्राइम प्राइम नंबर्स का यूज था, या फिर हम ये कहें कि रैशनल नंबर क्या थे, इरेशनल नंबर क्या थे। इसके बाद मैंने बात की थी प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद एक और प्रोग्रेशन की बात करते हैं, कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसके बारे में समझ लेते हैं। क्यों समझ लें सर? ये हमारे सिलेबस में है क्या? दरअसल बेटा, आज से कोई 10 साल पहले एसएससी के मेंस के पेपर में एवरेज के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन थी। तो स्टूडेंट को एवरेज तो बहुत अच्छे से तैयार करके गया, लेकिन जिसकी प्रोग्रेशन तैयार नहीं थी उससे वो क्वेश्चन नहीं। तो हम थोड़ा सा समझते हैं जीपी के बारे में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 15-20 मिनट में आपको इसकी बातें समझ आ जाएंगी, किस तरह का सवाल आया था वो भी क्लियर। तो जब हम जीपी की बात करते हैं तो कुछ बच्चे जो हो सकता है ये वीडियो डायरेक्ट देखें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरी जो एपी वाली वीडियो है वो भी देख लें, तो आपको एपी और जीपी का डिफरेंस समझ आ जाएगा। हालांकि मैं इस वीडियो में भी आपको बता दूं कि एपी, जीपी और एचपी, तीन तरह की प्रोग्रेशन पर हम लोग काम करते हैं। तो जिसे एचपी समझनी होती है उसे एपी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लिंक है, राइट? तो हम अगर ये कहें कि एपी में क्या था, आपने क्लास अटेंड की है, वीडियो भी देखी होगी, तो एपी में आपने देखा कि एक डिफरेंस की बात होती है, यानी कि प्रोग्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारी जो प्रोग्रेशन में जो सिचुएशन हम महसूस करते हैं कि कोई सीरीज है, उस सीरीज के अंदर अगर हम उसे कांस्टेंट देखते हैं, फिलहाल मैं जीपी की बात नहीं कर रहा, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में बता। आपने एक टर्म लिखी दो, फिर एक और टर्म लिख दी दो, फिर दो लिख दिया, फिर दो लिख दिया, फिर दो लिख दिया। अगर ऐसे ही आप 100 टर्म लिख दें और आपके पास एक क्वेश्चन आए कि इन 100 टर्म का टोटल क्या होगा, तो किसी के संग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे मैंने दो के नोट की, दो नोटों की गड्डी गिननी है, जाहिर सी बात है 100 गुणा में दो, 200 आंसर आ जाए। तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? यहाँ समझना ये है कि हमें जब फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू में चेंज आता है, तब तक भी नहीं पता लग पाता कि वो एपी है या जी। फिर जब सेकंड वैल्यू से थर्ड वैल्यू में चेंज आता है, तब ये समझना जरूरी होता है कि ये एपी है या, राइट? एक में रिलेशन डी का होता है जिसे डिफरेंस बोलते हैं, और एक में रिलेशन आर का होता है जिसे रेशो बोलते हैं। रेशो का क्या काम है? जब हम रेशो बनाते हैं या प्रोपोर्शनेट बनाते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके को प्राइम नंबर बना के रेशो बनाते हैं, तो हमारा उसके अंदर डिवाइड करने का, मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है, राइट? तो रेशो पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो नंबर होता है वो मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड से कंसर्न, यस और नो? या तो वो उसे कंटिन्यू डिवाइड कर रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई हो, ये आर है। लेकिन जब कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो और ऐड हो रहा हो तो फिर कॉमन डिफरेंस की बात आती है, उसे हम एपी से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूँ, मैं जीपी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एपी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं कहूँ कि मैंने यहाँ 2 लिखा, फिर 5 लिखा, तो क्या 2 और 5 से कुछ पता लगता है? कुछ नहीं पता लगता। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ और फिर यहाँ पे मैं 11 लिखता हूँ, फिर यहाँ 14 लिखता हूँ, तो हमारी जो सोच है वो ये कहती है कि ये प्रोग्रेशन ऊपर की तरफ जा रही है, ये पॉजिटिव प्रोग्रेशन है, इसे नंबर्स को बढ़ाने का दिख दिख रहा है। ये हम पढ़े हैं एपी में। तो हम क्या देखते हैं कि यार बढ़ रहा है, तो कुछ सिमिलर टर्म ऐड हो रही है क्या? हियर वी आर गेटिंग दिस इज द डिफरेंस ऑफ पी, एंड दिस इज अगेन द डिफरेंस ऑफ पी, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ पी, एंड दिस डिफरेंस, दिस काइंड ऑफ डिफरेंस कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। अंतर के समान होने से बनने वाली श्रृंखला को समानांतर श्रेणी है। इन इंग्लिश इट इज कंसिडर्ड एज अर्थमेटिक। तो हम ये जो 3 निकाल रहे हैं, इसमें जो हमारा एरो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं, ये प्रोसेस ये है, यानी कि पीछे वाली टर्म्स में से
उससे पीछे वाली टर्म को हम सब्ट्रैक्ट हैं, अगली में से पिछली को सब्ट्रैक्ट। ये हमने समझा। तो हमारे पास जब हम इस कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, इस डी की बात करते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम एपी में क्या करते हैं, हम 5 में से 2 घटा रहे होते हैं, तभी तो 3 आएगा। 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। और अगर हम डी की बात करें तो हम यहाँ पर 8 में से 5 घटा रहे होते हैं, तब ये 3 आ रहा होता है। तो इट शोज व्हाट इज दिस, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तो आपने जब यहाँ पे लिखा तो ये आपकी A2 है और ये आपकी A1 है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी A3 है और ये A2 है। जब आपकी ये डिफरेंसेस, मतलब ये प्रोसेस इक्वल डिफरेंस देता है तो वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ये हमने पिछली क्लास में कंप्लीट थ्योरी ऑफ एपी में पढ़ा है। यस और नो? आपने इस बात की परवाह नहीं करनी है कि ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ये नेगेटिव भी आ सकता है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है। अंडरस्टूड? अगर ये नेगेटिव आता है तो प्रोग्रेशन दिखने में ही ऐसा दिखाई देता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखने लगते हैं। तो किसी प्रोग्रेशन को अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइनलाइज हुई है, नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो कभी भी ऐसी गलती मत, तो पॉजिटिव समझो, नेगेटिव। अंडरस्टूड? यस और नो? जैसे मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि 150 लोग अगर रोज काम करें तो कुछ दिन लगते हैं, लेकिन रोज जो 4 आदमी काम छोड़ते हैं तो दिन 8 ज्यादा लगते हैं। तो जब 4 आदमी काम छोड़ते हैं तो दिखता क्या है? 4 पॉजिटिव दिखता है लैंग्वेज में, है तो नेगेटिव, क्योंकि 150 से 146, 146 से 142, तो ऐसे में डी नेगेटिव है। तो ये हमें समझ आया था कि एपी में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो हम समझ पा रहे थे कि इस प्रोग्रेशन को लिखने का तरीका एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक हम एपी की बात कर रहे थे तो ये था। वहां पर भी हमारे पास कोई A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, अप टू AN था। यस और नो? अब जब हम जीपी में आएंगे तो भी टर्म इसी कंडीशन में होंगी, A1, A2, A3, A4 अप टू nth टर्म। यस और नो? या उसे इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हो। समझना ये है कि जीपी और एपी में डिफरेंस क्या है। क्लियर? अब देखना, मैंने यहाँ एक नंबर लिखा 2, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 16 और यहाँ लिखा 32 और इसी को आगे चलाता गया। जैसे आप यहाँ फील कर रहे थे कि इनमें 3 का डिफरेंस है, यानी कि आप घटा के देख रहे हैं। यदि आप इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 गया, ठीक है, कोई बात नहीं, नो फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही 2 दोबारा लाने के लिए आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। यस सर? 4 को और 2 को घटा के भी 2 आता है, 4 को 2 से भाग करके भी 2 आता है। अब आपको दोबारा यहाँ 2 चाहिए तो कौन सा वाला प्रोसेस फॉलो करना पसंद करोगे, घटाने वाला, डिवाइड वाला? यस और नो? यानी कि आप जब इसको, क्लियर है, इससे डिवाइड करेंगे, समझ आ रही है मेरी बात? यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इसे घटाने से 2 नहीं आ रहा, इसे इससे भाग करने से आ रहा है, इसे इससे भाग करने से आ रहा है। यानी कि आपके पास जब आप A2 में से A1 घटाया करते थे, अब A2 को आप A1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास 4/2 से 2 आ रहा है। फिर आप A3 को A2 से डिवाइड कर रहे हैं, जहां पर 8/4 है और ये 2 आ रहा है। अगर आगे भी देखें तो आपका A4 जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, A3 से, दैट इज 16/, यानी कि इस तरीके से जो कॉमन वैल्यू आ रही है, इसे कॉमन डिफरेंस मत मान लो, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, इसे कॉमन रेशो मानो। तो इसमें इस 2 को हम बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? R। आ रही मेरी बात समझ में? तो पहली टर्म को क्या कहा जाता है किसी भी प्रोग्रेशन में, चाहे आप एपी में हो चाहे जीपी में हो, पहली टर्म को कहा जाता है A। तो ये भी A ही है, लेकिन इस A से इस अगली टर्म तक पहुंचने में जो प्रोसेस है, यहां आप देखोगे तो A में कुछ जुड़ गया था, दैट इज 3, और वो जुड़कर बना था A प्लस डी। यानी कि जो आपकी सेकंड टर्म थी ना बेटा, वो A प्लस डी थी, लेकिन यहां पर जो सेकंड टर्म है वो A प्लस आर नहीं। यस, वेरी गुड। तो वो क्या होगी, A से R का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि इस R की वैल्यू 2 को आप इस 2 में ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करके ला। यस और नो? फिर उससे अगली टर्म पे आप जाके देखो तो आप यहाँ पर दोबारा जब तक 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे 8 नहीं आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 8 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यस और नो? बोलो, क्लियर है? और फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा?
कॉमन सेंस समझ ये आता है कि जब हम एपी में होते हैं तो पहली टर्म ए होती है और दूसरी टर्म ए प्लस डी होती है, तीसरी टर्म ए प्लस 2d होती है, फिर ए प्लस 3d होती है और इसे आगे लेके जाते हैं तो ये ए प्लस, अगर आप इसे एनडी बोलते हो तो ये गलत है, ये गलत है क्योंकि शुरुआत में डी नहीं है तो आखिरी में से डी माइनस होता है, इसलिए लास्ट टर्म एक डी कम करने के बाद बनती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बनता है आपका एपी का लास्ट टर्म। अब अगर आप यहां पर लास्ट टर्म बनाना चाहो तो बताओ मुझे ईमानदारी से कौन कम मिलेगा आपको लास्ट में? आर स्टार्टिंग में नहीं है ना, जैसे बेटा यहाँ स्टार्टिंग में डी नहीं था इसलिए हमने एनडी होने के बाद भी एक डी कम कर दिया। और अगर आप यहाँ पर लास्ट टर्म पे जाओगे जो आपकी nth टर्म होगी उसमें ए जो होगा वो आर के साथ एन टाइम तो नहीं हो सकता ना, बोलो क्या होगा फिर? एक आर कम हो रहा होगा, यस और नो? तो अगर आप इसे आर से भाग करोगे, जैसे मान लीजिए आपने ए की पावर एन और यहाँ से आपने एक आर कम करने की कोशिश की तो क्या होगा? आर से डिवाइड करोगे, तो जब आर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? ए आर की पावर, यस और नो? तो आपकी जो लास्ट टर्म है बेटा वो क्या बन जाएगी? ए आर की पावर एन माइनस, बोलो ये बात समझ आई? पक्का? तो आपको पहचान हो गई कि आपकी जीपी प्रोग्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन फॉलो होता है आर का। इस आर की वैल्यू को आपने 2 देखा जो कि कंपैरेटिव अगर हम कहें 1 से तो ज्यादा है। किसी भी वैल्यू को 1 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो स्टेबल रहती है, यस और नो? और 1 के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो स्टेबल नहीं रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है? हम जिस तरीके से डी की बात करते हैं, अगर डी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आपकी प्रोग्रेशन का जो एनालिसिस होगा वो असेंडिंग होगा, यस और नो? और अगर आपकी डी की वैल्यू 1 से कम है तो वही आपकी प्रोग्रेशन जो है वो गिरने लगेगी और गिरती हुई प्रोग्रेशन दूर से दिखाई देगी आपको। कैसे? वैल्यूज बढ़ नहीं रही होंगी, घट रही होंगी। यहां पर भी वैल्यूज बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। तो आपको समझना है कि जिस समय आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है उस समय आपकी प्रोग्रेशन ऐसी होगी, यस और नो? और जिस समय वैल्यू आर से कम हो गई उस समय उसके रिवर्स हो जाएगा। अब अगर आर से कम होगी तो आर से कम कौन सी वैल्यू हो सकती है? अब बताओ, मतलब 1 से वैल्यू कौन सी कम हो सकती है? बताइए, किसी भी तरह की वैल्यू आप ले सकते हो। 1 से पहले क्या है? 0 से बना लोगे, आर की वैल्यू को 0 ले लोगे तो बना लोगे जीपी? अरे 0 0 मल्टीप्लाई करके तो सब 0 हो जाता है बेटा, तो 0 नहीं ले सकते आर की वैल्यू। माइनस में कोई टर्म हो जाए या बेसिक से फ्रैक्शन में कोई टर्म हो जाए, हाफ को क्या कह रहे हो आप? 1/2 क्या है? 1/2 इज ऑल्सो द वैल्यू लेस देन 1। अब आप किसी नंबर को 1/2 से बार बार मल्टीप्लाई करते रहोगे तो वो प्रोग्रेशन तो नीचे गिरेगी। जैसे 1 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया वो हाफ हो गई, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया वो 1/4 हो गई, फिर 1/2 से किया 1/8 हो गई। जब ऐसी प्रोग्रेशन 1 से फ्रैक्शनली नीचे जाती जा रही है तो दिख रहा है कि भाई हमारा जीपी में आर की वैल्यू कम है। तो अब सवाल पैदा होता है, यहाँ तक क्लियर है? नोट करना है? नहीं? कर लो भाई। लिखने से क्या होता है पता है? जब हम ऑफलाइन क्लास में लिख लिख कर पेपर पे टाइम लगा रहे होते हैं तो वो सारे इंप्रेशन कहाँ पड़ रहे होते हैं पता है? माइंड पे, और वही याद आता है।
कोई ऐसा बच्चा है जिसको एक बात भी ना समझ आई, या मैंने कुछ जल्दी जल्दी बता दिया हो? मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी अगर आराम से बताई जाए तो समझ आ जाए, आसान से आसान चीज़ भी जल्दी जल्दी बता दी जाए तो फिर समझ। प्लीज़ अगर आपको ना समझ आए तो बोल दें। आई होप एक एक पॉइंट क्लियर है। अब एपी और जीपी को आप रिलेट कर सकते हैं कि दोनों को कैसे समझते हैं, राइट रॉन्ग? एपी और जीपी से संबंधित कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक मीन और मीन, राइट? किसी को पता है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? आर्यन? दो टर्म्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है, पीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कल को ज्योमेट्रिकल मीन भी पूछ लेगा, तो कैसे निकालोगे? यदि अर्थमेटिक मीन पूछे तो दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड, ठीक है? चलो वो जब मैं आपको मीन मॉड मीडियंस वगैरह में स्टैट्स में पढ़ाऊंगा तब समझो। यहाँ तक आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, मैं साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये वीडियो दोबारा देखे तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए उसका। देखो सम की प्रॉब्लम हमारे पास आती है, सम ऑफ टर्म्स। जो टर्म्स हमें दे रखी है उसका सम निकाल। तो सम ऑफ टर्म्स का अगर केस आपका एपी का है तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो मैंने पढ़ा रखा है कंप्लीट जानने के लिए कि फॉर्मूला कैसे बना। मैंने ये भी बताया था फॉर्मूला कैसे बनता है। एस एन इज इक्वल टू क्या बताया था? एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू, ये आप एक वीडियो में देख सकते हैं पिछली बार, इस पर डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करते हैं सम की तो ज्यादा टेंशन लेते नहीं। यहाँ पर डी की वैल्यू 0 हो, राइट? डी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो या फिर डी की वैल्यू 1 से कम हो, हम किसी भी सूरत में फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करते। फॉर्मूला हमारा फिक्स रहता है। अगर देखो, अगर यहाँ डी की वैल्यू 0 हो जाए, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ए, एन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। जो वन दो 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 का एग्जाम्पल आप, यहाँ डी की वैल्यू 1 हो जाए तो ये फॉर्मूला कुछ और बना लेगा, ठीक? लेकिन हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही फॉर्म रहेगी। लेकिन जब आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आते हैं, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स की बात कर सकते हैं, और आपकी प्रोग्रेशन होती है जीपी, तो यहाँ बड़ा मैटर करता है कि आपकी आर की वैल्यू है क्या। आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद कभी नेगेटिव आंसर देगा? हेलो? अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो और 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो आंसर नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। और आर की वैल्यू अगर 1 से कम हो तब 1 कम है माइनस आएगा, तो फिर 1 कहता है मैं आगे आ जाता हूँ, आर की वैल्यू पीछे चली जाती है। तो बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन, बताओ किसी को याद हो तो, राइट? अब अगर यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसमें चेंज क्या आएगा जब आर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी? तब यही आपका जो सम का फॉर्मूला होगा वो होगा ए ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ पे आर माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस, राइट? नोट कर लो।
क्या बेटा? बेटा नहीं, नीचे है, देखो मैंने ऊपर नहीं लिखा। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि आपकी प्रोग्रेशन ऐसे चलती है ना, ए, AR, AR², AR³ और कैसे जाती है, AR⁻n−1 यहाँ जाती है। इसी प्रोग्रेशन को मैं उल्टा लिख दूं तो AR⁻n−1, तो ये अगर फर्स्ट टर्म होगी तो लास्ट टर्म क्या होगी, ए। थोड़ी देर के लिए इन दोनों को अगर आप ऐड करने की बात करोगे और इन दोनों को ऐड करने की बात करोगे तो दोनों टर्म सेम है, तो उधर से इस तरीके से टर्म सेम आती जाएगी, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो टोटल दिख रहा है वही हर दो टर्म का टोटल दिखाई देगा। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो क्या होगा, आप इसे ऐड कर रहे हो तो A+ARn−1, यस और नो। अब इसे अगर आप कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, ए कॉमन आएगा, तो क्या बनेगा, R⁻n−1, यस और नो। ठीक है, तो टर्म्स का टोटल कितना हुआ, देखो ना, इसको इसको आप ऐड करोगे तो क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से कुछ कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, दैट इज ए कॉमन निकाला तो 1 प्लस क्या आया, R⁻n−1, लेकिन ये जो सम है वो कितनी टर्म का है, दो टर्म्स का है, एक ऊपर वाली सीरीज का और एक नीचे वाली सीरीज का। एक का निकालोगे तो क्या करोगे, दो से डिवाइड भी करोगे। तो इसको आप फिलहाल सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज होने की बजाय ऐसे याद कर लो, ये nth टर्म के लिए हम फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है जी। तो वो जो आप पूछ रहे थे ना 1 माइनस है, वो ए और ए की कॉमन होने पर ए की जगह पे 1 आता है नीचे। यहाँ तक कोई डाउट, चले आगे। अब देखो, इस पे अगर मैं कोई क्वेश्चन की बात करूं तो दोनों क्वेश्चनों को कंपैरेटिव देखना, 2+3+8+11 +14+17+20, इसका सम निकालना है आपको, और इसका सम, मतलब आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, का वैल्यू क्या होगा, और ऐसे लिखा है 2+4+8+16+32+64+128+250, ये दोनों क्वेश्चन आपके पास पेपर में हो सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस और दैट, इसका, हाँ क्या, ये 3 नहीं, 5 है, राइट। अब इन दोनों क्वेश्चनों को आपसे पूछ रहा है, आपने एपीजीपी दोनों पढ़ी हुई है, आपका अपना कॉमन सेंस है, इसका आंसर कैसे निकालो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिन्हें ना एपी पता ना जीपी पता, आप समझ रहे हो क्या करेंगे, शुरू हो जाएंगे 20 और 17 37, 37 और 14 51, ये तो छोटा सा है, समझ आता है, कर लेगा। लेकिन अगर यही सीरीज कोई बढ़ा दे और कहे कि इसमें 200 टर्म्स हैं, फाइंड दी सम अप टू 200 टर्म, मतलब इसी क्वेश्चन को ऐसे करे कि 2+5+8+11+14 अप टू 200 टर्म्स, तो ऊपर वाला बच्चा तो ठीक है, मैनुअल कर सकता है, ये तो नहीं हो सकता ना। 200 टर्म में तो यही नहीं पता कि 200 टर्म की वैल्यू क्या होगी, राइट। 200 टर्म में, इधर से 200 टर्म में 200 टर्म वाली वैल्यू क्या होगी यही नहीं पता होगा, तो फिर इस बच्चे को जरूरत पड़ेगी कि ये समझने की ये क्या है। तुम बताओ भाई सुमित, ये कौन सी प्रोग्रेशन है, पीछे वाले ने बता दिया होगा, ये एपी बोल दे, खुद ही पता लग गया, कैसे पता लगा ये एपी है। अच्छा, 3 3 का गैप है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। एन की वैल्यू कितनी है बेटा, वेरी गुड, एन की वैल्यू कितनी है 200, और ए की वैल्यू कितनी है, ए, एन और डी, यही तो चाहिए होता है, किसमें, एपी में, क्योंकि अभी तो मैंने बताया आपको
फॉर्मूला फिक्स है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सम निकालेंगे कितनी टर्म्स का, 200 टर्म्स का, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 200 बटे अंदर 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस n मतलब 200 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, ये कट गया, ये 4, 200 का 600 हो गया, माइनस 3, 604 में 3 गया 601, आंसर इज, तो आप कह सकते हैं कि आप एपी और जीपी में डिफरेंस समझते हैं, यस और नो। ये क्या है, जीपी, कैसे पता लग रहा है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, यस और नो। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी पता लग रही है, तो अब आर की वैल्यू पता लग रही है, क्वेश्चन सम का है, फॉर्मूला क्या है, बोलो, जहां आर की वैल्यू 2 है हमारे पास, है ना, एन क्या है पता नहीं, वो तो एन टर्म में जाएगा, कितनी टर्म्स है पता है, यहाँ पर तो स्टॉप है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स तो हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एन की वैल्यू भी क्लियर है, 8 है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, ए ब्रैकेट, है ना, तो अगर मेरा पूरा फॉर्मूला मुझे पता है, आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है और एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी है, 8 वैल्यू है, यहाँ लिख दिया हमने 8, आर की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है, तो हमने ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो की पावर क्या लिखी जाएगी, एन या 8, 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2, 2 की पावर 8 की वैल्यू तो 256 ही है, एंड दिस आंसर इज, 256 में से क्या 255, तो 2, 255 ना, सीधा लिख रहा था मैं, टोटल कितना बन गया, 500। अब ये आपकी मर्जी है, इनको जोड़कर देखोगे या फिर आपको फॉर्मूला पता होगा और आप डायरेक्टली 500 की नॉलेज होगी तो आप आंसर निकाल लोगे, क्लियर है, कर लो। दिस इज एपी का सम और दिस इज, जी बेटा समझ आया क्या, अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो करोगे, तुम्हें पूछना है बेटा कुछ, आंसर को निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन कह रहा है 48 प्लस 48 प्लस 38 प्लस 33 अप टू 40th टर्म, राइट, 40 टर्म्स तक इन संख्याओं का जो टोटल बनना चाहिए वो क्या होगा, ये प्रोग्रेशन आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है नीचे की तरफ,
तो डी कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो डी की वैल्यू कुछ लोग 5 लिख रहे होंगे, लेकिन ये -5 है। फॉर्मूला वही रहेगा, एपी का है। क्या आपकी ए की टर्म 48 है बेटा? तो डी की टर्म -5, क्योंकि 43 में से 48 घटाना है, तो -5 है। और एन कितना है? सम का फॉर्मूला क्या है? ठीक है जी, यहाँ 40 टर्म का टोटल निकाल रहे हैं। ए की वैल्यू आपकी 40, ये 20 होगी। ठीक है, डन। अब एपी का असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, टोटल निकालने का क्वेश्चन आया तो श्योर शॉर्ट कर लोगे, कोई डाउट है? वापस करूं? हो क्या? क्या आंसर होगा इसका? आर की वैल्यू क्या है? अभी तो बताया था मैंने कि जब प्रोग्रेशन डाउन में होगी तो उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो बेटा आप 3 बोल रहे हो, तो 3 क्या है, वो तो 1 से ज्यादा है। क्या आपकी प्रोग्रेशन ऊपर की जा रही है? तो प्रोग्रेशन नीचे जा रही है, तो फिर 1 से बड़ा कैसे हो सकता है बेटा? तो 1 से कम होगा। तो जो आप 3 बोल रहे हो वो 3 नहीं है। अरे बेवकूफो, यहाँ माइनस प्लस तो आता ही नहीं है, रेशियो है 1/3। अच्छा, तुम्हारी गलती क्या हो रही है, मैं बताता हूँ गलती क्या कर रहे हो। आपको A2 को A1 से डिवाइड ही तो करना है, ये जानने के लिए इतना दिमाग लगा क्यों रहे हो? जब आपको पता है ये जीपी है, तो कौन सी दो चीजें चेक करनी है? यही तो चेक करना है। अगर ये ठीक आ रहा है तो क्लियर है। अब बताओ मुझे A2 की वैल्यू कितनी है? 43। A1 की कितनी है? 720, है ना? A3 की कितनी है? 81। A2 की 243। यार इसे कैंसिल करो तो 1/3 तो आ रहा है। तो आर की वैल्यू क्या बनी है? तो इतनी काहे को जल्दी है कि आप 3 बोल रहे हो? पहले देखो, मैंने समझा रहा हूँ, आपकी प्रोग्रेशन गिर रही है। और ये इतनी धीरे धीरे बता रहा हूँ कि तुम मुझे ये शिकायत नहीं कर सकते सर आपने सारी बातें जल्दी जल्दी बता दी, कुछ समझ नहीं आया। बताया ना आराम से। तो आप देखो अब आपका क्या है। अब आपको समझना है कि आर की वैल्यू जो है वो 1 से कम है। और जब आर की वैल्यू 1 से कम है, तो आपके सम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन, ये सुन लो। अब करो ना सॉल्व। ए की वैल्यू कितनी है? टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6 टर्म, 6 टर्म का टोटल। और आर की वैल्यू आपकी 1/3 है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 729 है। आर की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। पावर कितनी है? ये है ऑन 1 माइनस। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर है। अब देखो ये ऐसे समझो,
ये 729 इंटू ये 1 अपॉन 3 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 6, यही तो बनेगा। अपॉन 3 में से एक गया 2/3, तो ये 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर 6 तो कट गया, बचा क्या? 3 की पावर 6 का मतलब है 729 माइनस 1 अपॉन 3 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे, ये बन गया 728 इंटू में 3 अपॉन 2, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 चौक 8 गुणा में 3, 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, 3 9 और 1 10। बोलो क्लियर है? बता दो बेटा, कोई दिक्कत है तो फिर समझा दूंगा। सुमित तेरे समझ नहीं आया? नहीं आया ना? अच्छा ठीक है, तेरे को पता है यहां तक तो क्लियर होगा, ये एक दिक्कत है ना? इसको दोबारा समझते हैं। देखो 1 अपनी जगह पे ही है, ए की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू 1/3 निकाली है, तो जहां पे आर था वहां आर रखा 1/3 और पावर 6 कैसे होगी, क्योंकि 6 टर्म थी। यहाँ तक क्लियर? यहाँ 1 का 1 ही है और आर की वैल्यू 1/3 है। अब तेरे ये वाली बात समझ नहीं आई, वो समझाता हूँ। ये तो अपनी जगह ही है, 1 में से 1/3 को घटाओगे तो 2/3 आएगा, ये भी क्लियर है। ये दोनों मान आपको कोई दिक्कत नहीं करूंगा, दिक्कत करी होगी ये कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को साइड में समझ, जो आपका सेक्शन वीक है शर्माओगे तो वीक ही रहेगा। आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से 1/3 की पावर 6, राइट? यदि मैं आपको लॉजिकली कहूं तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/729। बेटे 1 की पावर 6 का मतलब 1 ही होगा और 3 की पावर 6 का मतलब 729। वाह, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 247 729। तो मैं यहाँ 729 लिखूं या 3 की पावर 6 लिखूं, बात तो एक ही। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। फिर इससे इसको भाग करूंगा, इतना आएगा, इसको इससे गुणा करूंगा 729 आएगा, इसको इससे भाग करूंगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसे 729 समझ या 3 की पावर 6 समझ, बात तो वही है। गॉट इट? अब क्या है, इसमें से ये घट गया तो 728 हो गया, बटे में 729 हो गया। अब जरा ये समझ के देख कि ये जो 728 आया है वो वही वाला है, यस और नो, यही वाला है। इसमें से इसको 1 को माइनस, बट अगर ये वाली जो 729 और ये 729 को आप देखोगे तो ये कटेगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये 729 यहाँ पे लिखा जाए तो ये कट जाए। फिर नीचे वाला जो मान है 2/3 वो उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, 2। अब आया समझ? एक और करके देख लो। हाँ, उससे भी आंसर वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि नीचे भी वही है, फिर R-1 ही है, यस और नो। लेकिन ऐसी गलती थोड़ी सी कम की जाए, कारण अभी तक ये सारी की सारी टर्म्स क्या है, 1 से ज्यादा है। जैसे ही ये वैल्यू बेटा और नीचे गई ना, अब ये 1/3 से और मल्टीप्लाई हो तो 1 हो जाएगा, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, और नीचे ले आएगा 1/3 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो टर्म्स के वेरिएट होने पर प्रॉब्लम हो सकती है, यस और नो। इसलिए जो बात जैसी बताई गई है वैसी रखो, अगर ऐसा जरूरत ना होती तो फिर फार्मूला डेरिवेटेड भी नहीं होता है, राइट? इत्तेफाक तो बहुत होते हैं ना। अगर मेरी शक्ल ये कहा जाए जॉली एलएलबी के उस जज से मिलती है तो दोनों में डिफरेंस भी है क्या, उसको उस फिल्म में खूब पैसा मिल गया होगा और मुझे लोग सिर्फ उससे शक्ल, मेरी शक्ल मिला रहे होंगे, राइट? चले आगे, तब मिलती है जब मैं टोपी उतार देता हूँ। ठीक, आगे चले। एनी हो, एक और ट्राई कर ले, एक और करके देख लो। इसका टोटल बताओ क्या होगा। तो पहले तो ये बताओ ये प्रोग्रेशन है क्या, एपी है या जीपी है? समझ आने लग गया, एपी जीपी की पहचान होने लग गई।
अब अगर ये जीपी है तो इसका टोटल निकालने के लिए क्या बताओगे मुझे? आर की वैल्यू कौन बताएगा? तुम बताओ। वेरी गुड। अब आपने रूल फॉलो कर लिया ना, इसको इससे डिवाइड कर लिया, यानी कि छोटी टर्म को बड़ी टर्म से डिवाइड करोगे तो ऑफ कोर्स 1 से कम टर्म आएगी। तो आपने क्या किया, 512 को सीधा 1024 से भाग किया, तो आपका आंसर क्या आया? 1/2। ऐसे ही आपने 256 को अपनी पुष्टि के लिए 512 से भाग किया, तो भी आंसर क्या आया? यहां से आपको क्लियर हो गया कि आपकी आर की वैल्यू 1/2 है। यस। और यहां से आपको क्लियर हो गया कि आपका जो सम का फॉर्मूला है वो ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस। ओके जी। यहां पर आपकी n की वैल्यू कितनी है? एक 10 है। ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है? 1/2। और a की वैल्यू कितनी है? 10। राइट, बोलो। r की पावर n मतलब 1/2 की पावर 10। कौन? 1 माइनस 1/2। ठीक है। ओके। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? दिस इज 10। देख ले सुमित ध्यान से। यहाँ पर आप इसको क्या कह सकते हो? 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10 का मतलब तो यही है ना। ये आ गया 102। एक में से हाफ गया, हाफ हो गया। ये वैल्यू आगे जाके क्या बनेगी? 1024 में से एक गया, 1023। ये से कट गया, दो ऊपर चला गया। कैन आई से दिस? डन। अब बताओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया? जीपी समझ आई है? जीपी का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन सामने बना तो गलती नहीं करोगे, एपी में भी गलती नहीं करोगे। एपी और जीपी के इन क्वेश्चनों के बारे में अब हम बात करें कि सर आपने जीपी सिखाई क्यों? कौन सा वो क्वेश्चन है एवरेज का जो जीपी की नॉलेज ना होने की वजह से कुछ बच्चे अपने मेंस के पेपर में नहीं कर पाए? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ वो क्वेश्चन, उसके बाद फिर कुछ और बात करेंगे अगर टाइम होगा तो। देखिए क्वेश्चन ये था, द मीन वैल्यू ऑफ n ऑब्जर्वेशंस was calculated a। n आंकड़ों का जब औसत निकाला गया तो वो a था। एवरेज का मतलब होता है कि सारी टर्म्स को जोड़ करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करने के बाद आने वाली वैल्यू। अभी इस लाइन से ये नहीं पता लगता कि वो नंबर ऑफ n ऑब्जर्वेशन की शक्ल कैसी थी, वो कोई प्रोग्रेशन थी भी या नहीं थी, या वो ऐसे आंकड़े थे जैसे कि तुम हो। अगर पूछने लगो तो तुम कितने साल की हो? 21। तुम 23, 21, 80, 18। अच्छा ठीक है। सुमित तुम 22। ये जो आंकड़े हैं क्या है? इसमें कोई कॉमन डिफरेंस वाली बात तो है नहीं। कहीं रिपीट है, कहीं हैविंग डिफरेंस 2, और कभी डिफरेंस 0। तो ये जो प्रोग्रेशन है ये कोई प्रोग्रेशन ही नहीं है। इसलिए इन एन टर्म्स के बारे में जब एवरेज कैलकुलेट ए किया गया तो नहीं पता वो कौन है। बट जो ये आगे कहने वाला है उससे समझना है। दो क्वेश्चन बनाऊंगा, पहले वो देखो जो आया था। इफ फर्स्ट टर्म increased by 2, second by 4, third by 8 and so on। यदि पहली टर्म जो वो आंकड़े हैं तो पहली टर्म को 2 बढ़ाया जाए, दूसरी वाली को 4 बढ़ाया जाए, तीसरी वाली को 8 बढ़ाया जाए, और आगे भी सभी टर्म्स को ऐसे ही बढ़ाया जाए, देन
फाइंड दी न्यू मीन। तो नया औसतन मान क्या हो? इस सवाल को पेपर में वही बच्चा कर पाया होगा जिसे जीपी समझ आई, क्योंकि हमारे पास हमें नहीं पता कि जो हमारी A1, A2, A3, A4 और अप टू AN जो भी टर्म है, जो स्टार्टिंग में थी, वो एपी थी या जीपी थी या नॉन एपी जीपी थी, कुछ नहीं पता। बट ये पता है ये जितनी भी टर्म्स थी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n थी और इनका जो एवरेज था वो, बट जैसे ही इन टर्म्स में कुछ ऐड होने लगा, 2, 4, 8, 16 अप टू 2 की पावर n तक। तो सर ये कैसे पता लगा लिया आपने? अगर ये 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, तो वो 2 की पावर n है। अब आपको देखना है कि इसको इससे भाग करने पे क्या आ रहा है, इसको इससे भाग करने पे क्या आ रहा है, 2। यानी कि जो नया एवरेज बनेगा ना, उसमें जो टोटल बनेगा ना n टर्म्स का, वो जीपी से बनेगा। यानी कि अगर हम यहां पर ये कहें कि a ब्रैकेट r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन से हम इसका सम निकाल पाएंगे, इसका जो आ रहा है, तो वो ऐसे निकलेगा। a की वैल्यू 2, r की वैल्यू भी 2 ही है। यानी कि फाइनली मेरा टोटल बना, यस और नो? जो ये टोटल बना है और वो पूछ रहा है नया एवरेज क्या होगा, यानी कि जो n नंबर्स हैं उनका नया एवरेज क्या होगा। देखो आपके पास ऑलरेडी कुछ पैसे हैं, आप यहाँ तक आए हो, मैं अभी सबको 500-500 रुपए बांटना शुरू कर दूं, तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा ना, जो आपका था उससे तो ऊपर ही होगा ना। तो इसका मतलब है अगर आपका पहले एवरेज ए था, वो घटेगा थोड़ी ना, वो तो बढ़ेगा। लेकिन ये अगर एवरेज है तो एवरेज में तो एवरेज ही जुड़ेगा। और ये क्या है, इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि एवरेज अगर आपको निकालना है तो डिवाइड भी n से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है टोटल आपका आया है 2 की पावर 2 ब्रैकेट 2 की पावर n माइनस वन, तो डिवाइड किससे करोगे, तब ये एवरेज बनेगा और तब जाके आपका नया एवरेज जो आएगा वो आएगा। एंड ये था वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, जिसको अगर जिस बच्चे ने टिक लगाया होगा तो मेंस में मैथ्स के 2 नंबर। यस और नो? अब जिसको जीपी ही नहीं पता हो, वो ऐसे ऑप्शन देखकर तो वॉमिटिंग ही करे, तो ये क्या दे दिया भाई। यस और नो? तो इसलिए अपने बेसिक्स को इतना बढ़िया कर लो कि अगर एग्जामिनर, अब क्योंकि 25 क्वेश्चन होंगे ना मैथ्स के बेटा प्री, तो एग्जामिनर का पहला मूड ये रहेगा, सवाल बनाते समय एक क्वेश्चन में 3-3 चैप्टर को लपेट दे, जहां वो 3 बातें एक ही बार में पूछ सकता है, वैसे सवाल बनाएगा, क्योंकि उसके पास चैप्टर ज्यादा हो गए हैं और क्वेश्चन कम हो गए। क्या आपके चैप्टर की संख्या 25 है? चलो मान लेते हैं कि कम है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर कंटेंट कम है, तो वो सारे कंटेंट को कैसे यूज करेगा, मिक्स करके करेगा। एवरेज, रेशो, मिक्सचर, परसेंटेज सबको मिला के क्वेश्चन बना दे। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सब मिक्स होके आ रहे होंगे। दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन लग रहा होगा मिक्सचर साथ में। दिख रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट है, लग रहा होगा मिक्सचर साथ में। दिखने में रेशो होगा, लेकिन क्वेश्चन मिक्सचर का और परसेंटेज का होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जिससे कि उसे लगे कि हाँ वो अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछ। एनी हाउ, आज की क्लास में मैंने आपको जो बताया है वो एपी और जीपी के बारे में समझ आ गया होगा। और समझने के लिए हम बात करेंगे अगली क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कभी कोई बात नहीं समझ आती, तो वीडियो का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, दोबारा देख सकते हैं, एक एक बात को रोक रोक के देख सकते हैं, और समझ आ जाए और टाइम कम हो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ये देखने से, बार बार देखने से आपको फायदा होगा। इसलिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल खोल लो, वीडियो देख लो। आपके और हमारे दौर में इतना फर्क है कि हम ट्रैवल करने के बाद जब पहुंचते थे तो पढ़ते थे। आज तो आप पहुंचने से पहले भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हाथ में सबके मोबाइल। जस्ट फील करके देखो कि आज से क्या 30 साल पहले मोबाइल था? बताओ। जस्ट आज से 30 साल पहले मोबाइल था? नहीं था। तो क्या था? कैसे काम चलता था?
घर पे वो ट्रन ट्रन की आवाज़ आया करती थी, उससे लोग बात किया करते थे। पहले सिर्फ़ बात करने के लिए मोबाइल था, लेकिन अब सिर्फ़ बात ही नहीं करते हैं। 4 दोस्त कहते हैं चलो शाम को मिलते हैं, चारों मिलते हैं, लेकिन मिल कौन रहा होता है? किसी का आईफ़ोन 15, किसी का आई14, किसी का वन प्लस और किसी का बेचारे का ओप्पो। येस और नो? क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चारों एक साथ बैठने के बाद भी अपने व्हाट्सएप पे या अपने किसी न किसी स्नैपचैट पे या किसी न किसी इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं। अब रिश्तेदार भी एक-दूसरे से नहीं मिलते, जहाँ बैठे होते हैं वहाँ सब फ़ोन में लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल करो, ये आपका इस्तेमाल ना करें। ये जो आपकी एआई है ना आज की डेट में, बहुत खतरनाक चीज़ है। पहले लोगों को बैंक में पैसे रखकर सुकून मिलता था। आज की डेट में पैसे बैंक में रखते ही घर पे कोई लिंक आता है, तो आपके पैसे सँभालने की टेंशन ही खत्म कर देते हैं। Yes or no? Thank you. Bye. Take care. God bless. Invention is good, but depends on the precautions too. Bye.